क्या आपने कभी बैंक, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल या टोल प्लाज़ा पर लाइन में इंतज़ार किया है? क्या आपने सोचा है कि ये लाइन क्यों बनती है और इसे कम कैसे किया जा सकता है? इसी सवाल का जवाब देता है क्यूइंग थ्योरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संख्या मंथन पर। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्यूइंग थ्योरी का पूरा यूनिट, जिसे हम बिल्कुल बेसिक्स से लेकर डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे कोर्स रोड मैप से। तो क्यूइंग थ्योरी इस यूनिट में कौन हम लोग लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका रोड मैप कैसे रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में क्यूइंग थ्योरी क्या है ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्चर क्या होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम्स है दोनों के, ये देखने वाले हैं। फिर प्योर बर्थ डेथ प्रोसेस देखने वाले हैं। अभी प्योर बर्थ डेथ प्रोसेस होता क्या है ये भी समझेंगे वहाँ पर। Kendall's notation, some important definitions and terms, generalization of a Poisson-Q model। फिर हम लोग 5 मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक बार इस पूरे यूनिट का रोड मैप देख लेते हैं, क्योंकि जब हमें पहले से पता होगा कि आगे क्या सीखना है, तब पढ़ाई काफ़ी आसान हो जाती है। सबसे पहले हम लोग क्यूइंग थ्योरी का इंट्रोडक्शन समझेंगे। उसके बाद अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन और उनके डेरिवेशंस करेंगे। फिर प्योर बर्थ डेथ प्रोसेस समझेंगे, क्योंकि यही आगे के क्यूइंग मॉडल का फाउंडेशन है। इसके बाद कैंडल नोटेशन और सभी इम्पॉर्टेंट टर्म्स सीखेंगे, बरोबर। फिर हम लोग अलग अलग क्यूइंग मॉडल्स जैसे MM1, MMC, फाइनाइट पॉपुलेशन मॉडल्स आदि को एक एक कर डिटेल में समझेंगे। और अंत में डेटा एनवलपमेंट एनालिसिस DA भी समझेंगे। तो इसीलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि पूरी लेक्चर सीरीज़ को आप सीक्वेंस में देखें, ध्यान से सुनो, क्योंकि हर लेक्चर अगले लेक्चर का बेस है। तो चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्यूइंग थ्योरी होती क्या है। तो क्यूइंग थ्योरी दोस्तों, क्यू का मतलब सिर्फ लाइन लगाना नहीं, बल्कि किसी सर्विस के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक, ATM, रेलवे टिकट काउंटर, हॉस्पिटल, टोल प्लाज़ा, सुपरमार्केट, कॉल सेंटर, बरोबर। क्या आपने कभी तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी बैंक में 20 मिनट से इंतज़ार किया है, 20 मिनट तक? या फिर हॉस्पिटल में टोकन लेकर बैठे हैं आप लोग? यही सारी सिचुएशंस क्यू कहलाती है, बरोबर ना। देर आर मेनी सिचुएशंस इन अ लाइफ वेयर वी हैव टू वेट इन अ लाइन और फॉर्म अ क्यू। ठीक है। तो क्यूइंग थ्योरी की शुरुआत कब से हुई थी? तो क्यूइंग थ्योरी की शुरुआत, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो क्यूइंग थ्योरी की शुरुआत लगभग 1909 में डैनिश इंजीनियर AK अर्लैंग ने की थी। वे टेलीफोन नेटवर्क पर काम कर रहे थे। उनका उद्देश्य यही था कि जब बहुत सारे लोग एक साथ कॉल करें, तब लाइन बिजी क्यों होती है, बरोबर ना। जब बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ कॉल कर रहे हो, तब लाइन बिजी क्यों होती है और उसे कैसे कम किया जाए। तो इसी के लिए क्यूइंग थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई थी। अगर आसान भाषा में कहे तो क्यूइंग थ्योरी अप्लाइड प्रोबेबिलिटी का एक ऐसा भाग है जिसमें वेटिंग लाइन का मैथमेटिकल एनालिसिस किया जाता है जिसमें वेटिंग लाइन का मैथमेटिकल एनालिसिस किया जाता है। मतलब कितने कस्टमर्स आएंगे, कितना वेट करेंगे, कितने सर्वर्स चाहिए, कितना टाइम लगेगा, इन सभी सवालों का उत्तर क्यूइंग थ्योरी देती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ क्यूइंग थ्योरी क्या है? तो ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि मान लीजिए, फॉर एग्जांपल से जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए कि किसी बैंक में केवल एक कैशियर है, किसी बैंक में केवल एक कैशियर है, बरोबर। तो अभी कस्टमर्स तो आपको पता है ज़्यादा आते हैं, तो वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। एक कस्टमर को बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा, बरोबर। कस्टमर को क्या, एक कैशियर है, कस्टमर्स मेनी है, राइट। तो वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। अगर बैंक 5 कैशियर रख दे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। इन केस बैंक ने सोचा कि 5 कैशियर्स लगते हैं, तो ये टाइम पे कस्टमर्स का वेटिंग टाइम तो कम होगा, लेकिन इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, बैंक का कॉस्ट बढ़ जाएगा।
तो इसीलिए हमारा उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, टू उद्देश्य क्या हो सकता है हमारा, ऑप्टिमम सर्विस लेवल, बरोबर ना। किविंग थ्योरी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग द किविंग थ्योरी इज टू ऑब्टेन optimum level of a service so that cost of service facility is not so high and customers do not have to wait for more time, बरोबर ना। कम से कम कॉस्ट में, कम से कम टाइम में हम लोग अच्छी सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑप्टिमम लेवल ऑफ सर्विस, अच्छे से अच्छी सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, बरोबर। तो क्यूइंग सिस्टम होता कैसे है, क्यूइंग सिस्टम फॉर्म कैसे होता है, तो कस्टमर्स आते हैं, ऑब्वियसली एग्जांपल बैंक का ही ले लो, कस्टमर्स आते हैं, क्यू में ज्वाइन करते हैं, क्यू ज्वाइन करते हैं। एग्जांपल कस्टमर कैश काउंटर में आए, कैश डिपॉजिट है विड्रॉ करने, तो क्यू ज्वाइन करेंगे। गेट सर्व्ड मतलब उनकी सर्विस होगी, सर्वर्स रहेंगे, कैशियर, एग्जांपल कैशियर है यहाँ पे सर्वर, वो सर्विस देंगे कस्टमर को, एंड कस्टमर्स लीव द सिस्टम, बरोबर ना, लीव द सिस्टम। ये तो चारों स्टेप्स में क्यूइंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसकी टर्मिनोलॉजी कैसी है तो ये जान लेते हैं। क्यू का मतलब क्या, द वेटिंग कस्टमर्स, जो कस्टमर्स वेट करते हैं, वेटिंग कस्टमर्स है उन्हें क्यू कहा जाता है, क्यू में है वो कस्टमर। देन सर्वर, सर्वर क्या होता है, द पॉइंट और स्टेशन प्रोवाइडिंग द सर्विस, ऐसा ऐसा स्टेशन या ऐसा पॉइंट जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, बरोबर। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आएगा, कैशियर, बैंक का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो सर्वर कौन है हमारा, कैशियर। वेटिंग टाइम क्यू, कस्टमर्स कौन सी है, तो कस्टमर्स की वेटिंग टाइम है, बरोबर। सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम इज अ एंटायर प्रोसेस फ्रॉम कस्टमर अराइवल इन द क्यू टू कंप्लीशन ऑफ द सर्विस एंड एग्जिट, बरोबर ना। कस्टमर का अराइवल से लेके कस्टमर सर्विस लेके निकल जाता है, एग्जिट करता है, तो इस सभी को सिस्टम कहते हैं। समझ आ गया। तो अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम कंसेप्ट इज अ वाइटल सिंस ऑल द सब्सिक्वेंट टर्म्स एंड कैलकुलेशन रिजॉल्व अराउंड इट, बरोबर ना। सभी चीज़ें इन यहाँ से अगर बेसिक से समझोगे तो आगे जाके सभी कैलकुलेशंस और सब्सिक्वेंट टर्म्स समझ आएगी और सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अभी जान लेते हैं कि हम लोग, अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि क्यू होती क्या है, लेकिन सबसे पहला मैथमेटिकल सवाल यही है कि कस्टमर्स आते कैसे हैं। कोई बता सकता है कस्टमर्स कैसे आते हैं, क्या वे रैंडम आते हैं या किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसी सवाल का जवाब हमें अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन देता है। तो समझ लेते हैं अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन को। इन अ मेनी सिचुएशंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट एंटर्स इन द सर्विस, बरोबर ना। कस्टमर सर्विस में एंटर करते हैं, द मॉडल इन विच ओनली अराइवल्स आर काउंटेड एंड नो डिपार्चर आर कंसिडर इज नोन एज अ प्योर बर्थ मॉडल। मतलब मॉडल, यहाँ पर हम लोग मॉडल्स देखने वाले हैं, तो प्योर बर्थ मॉडल किसे कहते हैं कि जिसमें सिर्फ कस्टमर्स आते हैं, जिसमें ओनली अराइवल्स आर हैपन्ड और काउंटेड, नो डिपार्चर्स आर कंसिडर, डिपार्चर कंसिडर ही नहीं किया जाता। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल्स का मतलब है कि किसी निश्चित समय में सिस्टम में कितने कस्टमर्स आते हैं और उनके आने का पैटर्न क्या है, तो इसे हम लोग अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन में देखने वाले हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक है, सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में 15 कस्टमर्स आए, अगले घंटे में 20 कस्टमर्स आए। तब अब हम लोग ये स्टडी करेंगे कि कस्टमर्स किस पैटर्न में आ रहे हैं। इस स्टडी को ही अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कस्टमर्स के आने का पैटर्न कैसा है वो जानने को ही अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसी मॉडल में हम केवल नए कस्टमर्स के आने को काउंट करेंगे। जो कस्टमर्स सर्विस लेकर बाहर जा रहे हैं उन्हें इग्नोर करेंगे। जो कस्टमर्स डिपार्चर होंगे उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज दिस मॉडल इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल का मॉडल है ये, बरोबर। यही कारण है कि इसे प्योर बर्थ मॉडल भी कहा जाता है। इसे इसलिए प्योर बर्थ मॉडल किया जाता है कि बर्थ का मतलब क्या, इस दुनिया में हम लोग एंटर हुए, दुनिया में हमारा बर्थ हुआ तो सिर्फ उसे ही काउंट किया जाएगा। जो भी डिपार्चर, यानी कि डिपार्चर को हम लोग डेथ से रिप्रेजेंट करते हैं,
आगे का स्टेटमेंट यही है कि बर्थ रेफर्स टू द अराइवल ऑफ अ न्यू कॉलिंग यूनिट्स इन द सिस्टम एंड डेथ रेफर टू द डिपार्चर ऑफ द सर्ड यूनिट। बर्थ किसे रेफर करते हैं? अराइवल को। जो न्यू यूनिट्स आते हैं सिस्टम में उन्हें बर्थ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो सिस्टम से निकल जाते हैं सर्विस लेके उन्हें डेथ से रेफर किया जाता है। अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन का थियरम है, अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन का थियरम। तो ये थियरम जान लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, इफ द arrival are completely random, then the probability distribution of number of arrivals in the fixed time interval follows Poisson distribution। तो ये स्टेटमेंट क्या स्टेट करता है? अगर कस्टमर्स पूरी तरह रैंडम तरीके से आते हैं, किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करते, तो किसी निश्चित टाइम इंटरवल में आने वाले कस्टमर्स की संख्या पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। किसे फॉलो करती है? पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एटीएम पर कौन किसी समय आएगा ये पहले से तय नहीं होता, बरोबर ना? यह रैंडम है, इसीलिए ऐसे अराइवल को पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल किया जाता है। तो इसके अजम्पशंस क्या है? अजम्पशंस जान लेते हैं, कौन सा भी थ्योरम है। तो अभी आपको कभी भी एग्जाम में पैटर्न फॉलो करना है तो ऐसे ही पैटर्न फॉलो होगा। थ्योरम, स्टेटमेंट, अजम्पशंस, जिसे हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट्स होने के बाद आएगा फिर इसका डेरिवेशन। अजम्पशंस की ओर बढ़ते हैं। द सिस्टम इज इन स्टेट ई नॉट एट अ टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो ई नॉट क्या है? ई नॉट मतलब सिस्टम कौन से स्टेट में है, बरोबर ना? ई नॉट इज अ रिप्रेजेंटेड सिस्टम कौन से स्टेट में है। दोस्तों, किसी भी मैथमेटिकल मॉडल को बनाने से पहले कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं, बरोबर ना? क्योंकि इन्हीं अजम्पशंस के आधार पर पूरा डेरिवेशन तैयार होता है। इसीलिए इन्हें याद मत रखिए बल्कि समझिए, बरोबर ना? सबसे पहला अजम्पशन क्या है? तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन शुरू करते समय यानी t इज इक्वल टू 0 मतलब हमारा इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं कि सिस्टम एम्प्टी है। t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि सिस्टम कैसा है? हमारा एम्प्टी है मतलब सिस्टम इज इन स्टेट ई नॉट। नॉट रिप्रेजेंट, जो ये सफिक्स नॉट है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा सिस्टम कैसा है? एम्प्टी है। तो ई नॉट का मतलब इनिशियल स्टेट नहीं बल्कि 0 कस्टमर वाली स्टेट। यहाँ इनिशियल स्टेट, इसका आप नाम से ये मत समझो कि इनिशियली बोला है तो मतलब शुरुआत के समय। इनिशियल स्टेट ऐसे मत समझो। यहाँ पे ऐसे समझो कि 0 कस्टमर स्टेट मतलब ऐसी स्टेट जहां पर कस्टमर टाइम 0 है, मतलब इनिशियल टाइम पे 0 कस्टमर्स रहेंगे। तो सिस्टम इज इन स्टेट ई नॉट एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0। second assumption is the transition is only possible from the state ej to ej plus 1 and not ej to ej minus 1, that is only forward jump is possible। तो क्योंकि यह प्योर बर्थ मॉडल है इसलिए केवल नए कस्टमर्स आएंगे। समझिए आप, कोई भी कस्टमर बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए सिस्टम को केवल आगे ही बढ़ेगा। इसलिए हमारा सिस्टम है वो केवल आगे बढ़ेगा। ईजे टू ईजे प्लस 1 की स्टेट में जाएगा, वो ईजे टू ईजे माइनस 1 की स्टेट में नहीं जाएगा। ईजे टू ईजे माइनस 1 मतलब बैकवर्ड नहीं जाएगा, ओनली फॉरवर्ड जंप ही लेगा, मतलब वो आगे ही जा सकता है, बरोबर ना? बैकवर्ड जंप यानी ईजे टू ईजे माइनस 1 जाना संभव ही नहीं है, बिकॉज ये डिपार्चर कंसिडर ही नहीं किया जाता। हमने स्टेटमेंट में ही मतलब डिस्क्रिप्शन में ही पहले देखा है कि नो डिपार्चर कंसिडर्ड, बरोबर ना? डिपार्चर यहाँ कंसिडर्ड ही नहीं किया जा रहा है, तो ओनली फॉरवर्ड जंप पॉसिबल होगा। ये क्यों अजम्पशंस ज़रूरी है वो हम लोग आगे टेबल बनाते टाइम बताऊंगा मैं आपको। तो थर्ड अजम्पशंस जान लेते हैं कि probability of one birth during small interval given that n units in the system which equals to lambda h plus order of h where lambda is a growth rate।
तो इस स्टेटमेंट को जान लेते हैं। अब हम एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल एच को देखते हैं। अभी यहाँ पे एच रिप्रेजेंट करता है स्मॉल टाइम इंटरवल। स्मॉल टाइम इंटरवल मतलब अभी कस्टमर्स आ रहे हैं ना, तो टाइम भी वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है। तो एक कस्टमर 1 मिनट में आ सकता है, एक कस्टमर 5 भी मिनट में आ सकता है, तो वो सब रैंडम है, तो इसे हम लोग स्मॉल टाइम इंटरवल कंसिडर करते हैं एच। कुछ टेक्स्ट बुक में या कुछ प्रोफेसर्स आपको डेल्टा टी से भी इसे रिप्रेजेंट मतलब स्टेट करेंगे। तो इसे आप एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा टी भी कह सकते हो, तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म के लिए एच से रिप्रेजेंट किया है। आप लोग अगर आपको सिखाएंगे आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स, तो डेल्टा टी भी वो रेफर करते हैं मोस्टली। तो आप डेल्टा टी या एच दोनों में से कोई एक रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मीनिंग दोनों के यही है कि स्मॉल टाइम इंटरवल को ये देखते हैं। तो इसी छोटे टाइम इंटरवल में ठीक एक कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी लगभग लैम्बडा एच होती है। लेकिन मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए हम लोग ऑर्डर ऑफ एच भी जोड़ा जाता है इसमें। करेक्शन टर्म इसे क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ एच को? इसे हम लोग करेक्शन टर्म कहते हैं। करेक्शन टर्म जो कि हमारे मैथमेटिकल एक्यूरेसी बढ़ाता है। मतलब हम लोग यहाँ पे अजम्पशन कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बर्थ, मतलब एक कस्टमर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इन अ स्मॉल इंटरवल, गिवन दैट हम लोग समझ रहे हैं कि एन कस्टमर सिस्टम में है, कुछ तो एन नंबर ऑफ कस्टमर्स सिस्टम में है और एक कस्टमर आएगा उसमें से, बरोबर ना? तो उसमें लैम्बडा एच हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स अराइवल। लेकिन मैथमेटिकल एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए हम लोग ऑर्डर ऑफ एच ऐसे छोटा करेक्शन फैक्टर को ऐड कर लेते हैं, बरोबर। बाद में जाके जब हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाता है, ऑर्डर ऑफ एच 0 बन जाता है, ख़त्म हो जाता है, बरोबर ना? तो लैम्बडा हमारा क्या है? लैम्बडा ग्रोथ रेट है। लैम्बडा रिप्रेजेंटिंग द ग्रोथ रेट, या इसे अराइवल रेट भी कहते हैं। अराइवल रेट, बरोबर। तो ये क्या बताता है? लैम्बडा क्या बता सकता है? लैम्बडा क्या बताता है? तो लैम्बडा हमारा एवरेज कितने कस्टमर प्रति यूनिट टाइम में आते हैं। एवरेज कितने कस्टमर्स पर टाइम में आते हैं, पर टाइम यूनिट में आते हैं, ये बताता है हमारा लैम्बडा। उसे ही रेट ग्रोथ रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होता है। और फोर्थ पॉइंट जान लेते हैं, फोर्थ अजम्पशन देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बर्थ ड्यूरिंग स्मॉल यूनिट्स given that n units in the system which equals to 1 minus lambda h minus order of h। मतलब क्या? सिस्टम में नो बर्थ है, मतलब एक भी यूनिट, मतलब अगर कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी लैम्बडा एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच है, तो उसका क्या रहेगा? तो ऑब्वियसली 1 माइनस लैम्बडा एच माइनस ऑर्डर ऑफ एच। मतलब प्रोबेबिलिटी सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल 1 होती है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो 1 से आने की प्रोबेबिलिटी, कस्टमर के आने की प्रोबेबिलिटी, बर्थ की प्रोबेबिलिटी, 1 बर्थ की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे, जो लैम्बडा एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच है, वो माइनस करने पर ये बनेगी 1 माइनस लैम्बडा एच माइनस ऑर्डर ऑफ एच। इससे थोड़ा सा आसान समझ लेते हैं, जिनको बेसिक्स से जान लेते हैं। 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी
ये है, और हम लोग कि आने की प्रोबेबिलिटी 1 बार ड्यूरिंग स्मॉल इंटरवल की प्रोबेबिलिटी क्या है, लैम्डा एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच है, राइट। तो अब हम लोग इसे माइनस करेंगे, 1, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एच। तो हमारी बन गई ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बर्थ, मतलब इसमें कोई बर्थ नहीं हुआ, कोई कस्टमर आया नहीं। अभी ऑब्वियसली हम लोग प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो कस्टमर आएंगे और नहीं भी आएंगे ना, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से आने वाले लोगों की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ अजम्पशन भी हो देख लिया हम लोगों ने। तो अभी फिफ्थ अजम्पशंस देखते हैं। लिमिट n इज इक्वल टू n, नहीं n नहीं, ये h है, सॉरी टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पे, h। लिमिट h इज इक्वल टू, h स्टैंड्स टू 0, टेंड्स टू 0, ऑर्डर ऑफ h डिवाइड बाय h विच इक्वल्स टू 0, मतलब ऑर्डर ऑफ h एक बहुत छोटी सी टर्म है, h भी एक छोटा ही टर्म है, लेकिन ऑर्डर ऑफ h भी छोटा टर्म है, h से भी तेजी से 0 की ओर जाता है, ये टर्म तेजी से 0 की ओर जाता है, इसलिए जब हम इसकी लिमिट h स्टैंड्स टू 0 लेते हैं तब ऑर्डर ऑफ h अपॉन h 0 हो जाता है। यही कारण है कि बाद में डेरिवेशन में ऑर्डर ऑफ h वाले टर्म गायब होते हैं, ऑर्डर ऑफ h वाले टर्म गायब होते हैं, देखेंगे हम लोग, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ। ये 5 अजम्पशंस है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, समझ के लो, और यही 5 अजम्पशंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे डिपार्चर के डिस्ट्रीब्यूशन में, बस थोड़े से माइनर चेंजेस होंगे इसमें, इनमें। तो अब हम सब ने थ्योरम भी समझ लिया और इसके सभी अजम्पशंस भी समझ लिए, लेकिन केवल अजम्पशन से डेरिवेशन नहीं बनती। अब हमें यह समझना होगा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी जाती है। मतलब हमारी सिस्टम इनिशियल ई नॉट स्टेट, मतलब 0 कस्टमर वाली स्टेट में थी एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 से, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेट में जहाँ पे कस्टमर्स आएंगे, एक कस्टमर, 2 कस्टमर, ऐसे आएंगे कस्टमर्स, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, इसी लॉजिक को व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। यही टेबल पूरी डेरिवेशन का फाउंडेशन है, पूरी डेरिवेशन का ये टेबल फाउंडेशन है। एक बार यह टेबल समझ में आ गया ना, तो आगे की पूरी डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगी। दोस्तों, अब हमने अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरम और उसके सभी अजम्पशंस समझ लिए, लेकिन केवल अजम्पशंस लिख देने से डेरिवेशन नहीं बनती। अब हमें इन्हीं अजम्पशंस का उपयोग करके मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्रांजिशन टेबल तैयार करेंगे। तो देखते हैं कैसे टेबल बनाते हैं हम लोग। तो टेबल बनाने से पहले आपको 2 टर्म्स पता होनी चाहिए, तो वो टर्म मैं लिखता हूँ PNT। PNT मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आर n यूनिट्स इन द सिस्टम, देयर आर n यूनिट्स इन द सिस्टम एट अ टाइम t, एट अ टाइम t। इसका मतलब क्या, समय t पर, टाइम t पर सिस्टम में n कस्टमर्स होने की प्रोबेबिलिटी, एट अ टाइम t पर सिस्टम में n कस्टमर्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सिमिलरली PNT प्लस h एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये टर्म का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आर n यूनिट्स इन द सिस्टम, n units in the system at टाइम t प्लस h। मतलब टाइम t प्लस h पर सिस्टम में n कस्टमर्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको अभी पता है h का मतलब क्या है। h का मतलब क्या है, h एक छोटा टाइम इंटरवल है, कई बुक्स में इसे डेल्टा t से भी लिखा जाता है, आपको पहले बताया मैंने। आसानी के लिए मैंने यहाँ पर h लिख लिया है, तो दोनों का अर्थ, दोनों का मीनिंग सेम ही है, डेल्टा टी लिखो या आप एच लिखो। मैं यहाँ पे आसानी के लिए, मेरे आसानी के लिए एच लिख रहा हूँ, या हमारे प्रोफेसर ने भी हमें सिखाया था तभी एच ही लिखा था। बाद में जब हम लोग एच टेंड्स टू 0 लिमिट लेंगे, तब
यही डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाएगी। तो टेबल बना लेते हैं, ट्रांजिशन टेबल। तो ट्रांजिशन टेबल में हेडिंग्स क्या आएंगी? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर टाइम t प्लस एच टाइम है, उसमें सिस्टम ईएन स्टेट में है, t प्लस टाइम, अभी हेडिंग पहले लिख लेता हूँ, एट टाइम t, बरोबर। अभी ट्रांजिशन कैसे होगा? ड्यूरिंग t टू t प्लस एच, ड्यूरिंग t टू t प्लस एच, एंड एट अ टाइम t प्लस एच, और इनकी प्रोबेबिलिटी बरोबर यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 4 कॉलम्स है। तो अभी आपको तो यहाँ पे टेबल बनाया मैंने, तो इससे समझ आएगा कि 2 ही स्टेट्स है। लेकिन देखते हैं क्या वो स्टेट्स है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि t प्लस एच समय पर, t प्लस एच टाइम पर, एट अ टाइम t प्लस एच, सिस्टम ई एन स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? ई एन स्टेट। एट अ टाइम t प्लस एच पर सिस्टम ई एन स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? ई एन स्टेट में। तो वह यहाँ तक कैसे पहुंची सिस्टम? तो यही सोच कर आपको टेबल बनानी है। तो ये सोच डेवलप करनी है आपको। कैसे? तो पहले कॉलम में टाइम t पर सिस्टम किस स्टेट में रहेगी, यहाँ पे सिस्टम किस स्टेट में रहेगी। फॉरवर्ड ट्रांजिशन आप अजम्पशंस को देखोगे तो सेकंड अजम्पशंस क्या है? देयर इज ओनली पॉसिबल फ्रॉम ईजे टू ईजे प्लस 1, मतलब ओनली फॉरवर्ड जंप पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड जंप के लिए अगेन यहाँ पर देखो, फॉरवर्ड जंप लेने के लिए, ईएन स्टेट में जाने के लिए हमें सिस्टम को किस स्टेट में रखना चाहिए? तो ऐसे कंसिडर करें en-1। अभी हम लोग काउंटिंग एग्जाम्पल, मैंने कैसे समझ लिया था इसे, कि हम लोग काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3। अगर n की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 ली तो n e1 - 1 0 रहेगा, मतलब e नॉट होगा। और इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल ई नॉट स्टेट क्या था? 0 कस्टमर स्टेट। यस। तो एट अ टाइम टी को ई नॉट स्टेट रहेगा। तो ई नॉट स्टेट को ही जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग? en-1। en-1 से हम लोग जंप करेंगे en स्टेट में, तो इसे 1 फॉरवर्ड जंप कहेंगे। तो ये ड्यूरेशन में क्या होगा? तो 1 फॉरवर्ड जंप होगा, फॉरवर्ड जंप। ठीक है। तो en स्टेट से en तक एक फॉरवर्ड जंप हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी हमें पता है, देखिए हमने क्या है, लैम्बडा h प्लस ऑर्डर ऑफ h। तो इसे प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी स्टेट एट अ टाइम t प्लस स्टेट कौन सी थी? en-1। तो n-1 यहाँ पर भी आएगी सफिक्स में, बरोबर, एट अ टाइम t पर, इनटू प्रोबेबिलिटी क्या थी? लैम्बडा h प्लस ऑर्डर ऑफ h। समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा फाउंडेशन है टेबल आगे की डेरिवेशन का। तो फिर से एक बार बताता हूँ, एट अ टाइम t पर सिस्टम हमारी 0 कस्टमर वाली फेज पे थी, ई नॉट पे थी। तो n की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो 1 - 1 0 रहेगा, तो ई नॉट स्टेट बनेगी। तो 1 फॉरवर्ड जंप लिया तो n स्टेट पे जाएगी वो, बरोबर ना। अभी इसके बाद में और एक कौन सी स्टेट बन सकती है, बरोबर ना। दूसरे कॉलम में, दूसरे रो में अगर जाएंगे हम लोग, हम सिस्टम अराइवल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग अराइवल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो कस्टमर का आना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि कस्टमर आए ही ना। दूसरी प्रोबेबिलिटी, मतलब हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं कि सिस्टम में कस्टमर ही नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि शुरुआत से ही सिस्टम ईएन स्टेट में था, मतलब शुरुआत से ही सिस्टम ईएन स्टेट में था, शुरुआत से ही ईएन स्टेट में था, ऐसे भी मान सकते हैं ना। मतलब नॉट स्टेट में, 0 कस्टमर वाली स्टेट में क्यों माने? हमने टाइम पकड़ते समय ही पकड़ा कि कुछ तो n नंबर ऑफ कस्टमर्स थे, फिर कस्टमर्स आए ही नहीं, मतलब नो जंप,
नो जंप की प्रोबेबिलिटी। और आसान भाषा में बताओ तो अगर हम लोग इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे थर्ड अजम्पशन में देखा ही था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बर्थ ड्यूरिंग स्मॉल इंटरवल, तो कस्टमर्स आए ही नहीं। इसे कैसे समझेंगे कि एक फॉरवर्ड जंप हुआ मतलब कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम इंटरवल में कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी भी होती है। हम लोग प्रोबेबिलिटी डील कर रहे हैं, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, पी एन, एन क्यू, यहाँ पे एट अ टाइम टी पे एन है, टाइम टी पे एन है, वो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें थर्ड अजम्पशन में दी है, क्या है, 1 - λh माइनस ऑर्डर ऑफ एच, 1 - λh माइनस ऑर्डर ऑफ एच, बरोबर। क्या कोई तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है? कस्टमर फॉरवर्ड जंप ले रहे हैं और जंप नहीं ले रहे, मतलब कस्टमर नहीं आ रहे हैं ड्यूरिंग टी ट्रांजिशन स्टेट में, तो तीसरी प्रोबेबिलिटी डिपार्चर ही हो सकती है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ हम लोग अराइवल्स को कंसिडर करेंगे, बर्थ को कंसिडर करेंगे, डेथ को नहीं, क्योंकि हमारा मॉडल प्योर बर्थ मॉडल माना है, प्योर बर्थ मॉडल माना है। तो यहाँ केवल अराइवल हो सकता है, डिपार्चर नहीं। इसलिए केवल यही दो रास्ते संभव है, एक और दो। तो अब क्योंकि ईएन तक पहुंचने के लिए हमें यही दो रास्ते हैं, तो इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इन दोनों की सम होगी, इन दोनों की समेशन होगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी, तो यही पूरे डेरिवेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो हम लोग अभी लिखने जा रहे हैं। तो क्या है, पी एन टी प्लस एच विच इक्वल्स टू क्या आएगी, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी की सम करेंगे, पी एन, देखो कैसे करता हूँ मैं, 1 - λh माइनस ऑर्डर ऑफ एच प्लस Pn-1 t, इसको लिखेंगे अभी ये टर्म को, λh प्लस ऑर्डर ऑफ एच। अभी देखो, अभी यही यही जो ये टर्म है ना, यही पूरी डेरिवेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। बाकी के जो आगे के स्टेप्स है वो अलजेब्रा और कैलकुलस है, वो क्या है, सिर्फ अलजेब्रा और कैलकुलस। वो कैसे करने हैं, वो सेम स्ट्रैटेजी हर एक डेरिवेशन में अप्लाई होगी। तो यहाँ से समझ लो कैसे करना है। सिंपली हमें राइट हैंड साइड को देखो आप लोग, ये जो पी एन है, पी एन टी, यहाँ पे टी लिखना मैंने भूल गया, बरोबर, पी एन टी है, तो इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी एन टी इंटू 1 पी एन टी ही आएगा, माइनस λh इंटू पी एन टी माइनस ऑर्डर ऑफ एच इंटू पी एन टी, राइट, फिर प्लस होगा। अभी ये Pn-1 t इसे भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो λh इंटू Pn-1 इंटू टी माइनस प्लस 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 Pn-1 t, अरे ऑर्डर ऑफ एच पहले लिखना था, ऑर्डर ऑफ एच इंटू Pn-1 t, बरोबर। तो इसे सिंपली क्या किया कि ये Pn-t था और ये Pn-1 t था, इसे अंदर मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये जो Pn-t है ना, इसे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये जो यहाँ पर प्लस में है वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा। तो कैसे ये टर्म को एज इट इज़ लिखता हूँ मैं यहाँ पर, अभी Pn टी प्लस एच, ये तो टर्म थी, लेकिन ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, पी एन टी। तो यहाँ कैसे बचेगा, तो ये रिमेनिंग इक्वेशन ऐसे एज इट इज़ आएगा, तो एज इट इज़ लिखेंगे इसे, तो लिख लिया हमने। एज इट इज़ इक्वेशन लिखने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, अभी हमें पी एन डी की वैल्यू चाहिए, हमें पी एन डी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ कुछ सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग ये h को सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय h करेंगे हम लोग। तो देखते हैं आगे, डिवाइडिंग
बोथ साइड बाय एच। तो इससे क्या होगा, हमारा इक्वेशन में एच से डिवाइड होगा, तो करते हैं पी एन टी प्लस एच प्लस पी एन माइनस है यहाँ पे पी एन टी डिवाइडेड बाय बोथ साइड, दोनों साइड में करेंगे, माइनस लैम्बडा पी एन टी माइनस ऑर्डर ऑफ एच इंटू पी एन टी डिवाइडेड बाय एच। अभी यहाँ पर एच था और यहाँ डिवाइड एच किया तो ये एच कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मैंने लिखा नहीं था, आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इसलिए लिखता हूँ। तो लैम्बडा पी एन, यहाँ पर भी सेम एच था और ये एच कैंसिल हो गया, प्लस पी एन माइनस 1 टी ऑर्डर ऑफ एच इंटू एच, ओके। तो ये एच तो कैंसिल आउट हो गया। तो अभी जहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ एच है, जहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ एच है, जहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ एच है, अभी हम लोग यहाँ पर लिमिट कंसिडर करें, लिमिट टेकिंग लिमिट एच टेंड्स टू 0, टेकिंग लिमिट एच टेंड्स टू 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर क्या बनेगी, पी एन डैश टी, पी एन डैश टी इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा पी एन टी, यहाँ से एच कैंसिल आउट हुआ, प्लस लैम्बडा पी एन माइनस 1 टी। तो ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी बिकॉज इसमें ऑर्डर ऑफ एच है, वो मैंने पहले भी बता दिया था, ये चले जाएंगे जैसे ही हम लोग लिमिट ऐड करेंगे, लिमिट लेंगे। इसके बाद में हम लोग ये जो हमारा इक्वेशन बना, ये जो इक्वेशन बना एट एन इज इक्वल टू एन, हमारा काउंटिंग 1 2 3 एज सो ऑन काउंटिंग होगी, तो इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं। कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन। अभी हम लोग एट एन इज इक्वल टू 0, 0 के लिए भी निकालेंगे इक्वेशन, क्योंकि एन हमारा 0 भी हो सकता है ना नो जंप में, तो उसका भी इक्वेशन निकालना ज़रूरी है। तो पी नॉट टी प्लस एच मतलब probability of there are 0 units in the system, probability of there are 0 units in the system at a time t plus h, ऐसे भी हो सकता है ना, एट अ टाइम t प्लस एच पे सिस्टम में 0 यूनिट्स प्रेजेंट हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो वो उसके लिए भी टेबल बनाएंगे एट अ टाइम t। तो टेबल में अलग कलर से बनाता हूँ, एट अ टाइम t, एक ड्यूरिंग, हेडिंग आप रट लो, ड्यूरिंग t टू, समझ लो यार, रट लो क्या, ड्यूरिंग t टू t प्लस एच, फिर एट अ टाइम t प्लस एच और इसकी प्रोबेबिलिटी, राइट। तो कैसे आएगा, एट अ टाइम t पे इनिशियल प्रोबेबिलिटी तो 0 ही रहेगी, नो जंप होगा ट्रांजिशन में तो नो जंप होगा, फिर ई टू ई नॉट पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पी नॉट टी, और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देयर आर नो बर्थ ड्यूरिंग द स्मॉल इंटरवल ऑफ यूनिट्स 1 माइनस लैम्बडा एच माइनस ऑर्डर ऑफ एच, तो वो क्या होगी 1 माइनस लैम्बडा एच माइनस ऑर्डर ऑफ एच, राइट। तो इसे भी कैसे करेंगे हम लोग, इक्वेशन में फॉर्म करेंगे, फिट करेंगे। तो दिखते इक्वेशन क्या है, पी नॉट एट अ टाइम टी प्लस पी नॉट इंटू टी प्लस एच विच इक्वल्स टू पी नॉट टी 1 माइनस लैम्बडा एच माइनस ऑर्डर ऑफ एच, ओके। तो वही स्टेप्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पी नॉट टी माइनस
लैम्बडा एच इंटू पी नॉट टी माइनस ऑर्डर ऑफ एच इंटू पी नॉट टी। ओके, तो ये पी नॉट टी प्लस एच एज इट इज़ आएगा। तभी इसे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो पी नॉट टी प्लस एच माइनस पी नॉट टी। ओके, देन माइनस लैम्बडा एच पी नॉट टी माइनस ऑर्डर ऑफ एच इंटू पी नॉट टी। राइट, अभी सेम यही पर करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच, एंड यहीं पर मैं कर लेता हूँ कि टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, वी गेट, हमें क्या मिलेगा फिर, वी गेट p नॉट डैश t विच इक्वल्स टू, यहाँ पे का h कैंसिल होगा तो माइनस लैम्बडा p नॉट t माइनस, अभी ये ऑर्डर ऑफ h है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा जैसे ही हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो बरोबर। तो ये इक्वेशन हमारा बन गया, यहाँ पर n हमारा क्या है, ज़ीरो है। तो इक्वेशन हम लोग सेकंड कंसिडर करते हैं, इसे क्या हम कह सकते हैं, इक्वेशन वन एंड टू आर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इक्वेशन 1 एंड 2 आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इनकी इनिशियल कंडीशंस भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इनिशियल कंडीशंस क्या रहेगी, इनिशियल कंडीशंस, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस तो आ गए, लेकिन पी एन ज़ीरो पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1, एंड पी नॉट, और टाइम भी ज़ीरो है, मतलब कस्टमर n है और टाइम ज़ीरो है, उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, 1 है, प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। और कस्टमर भी ज़ीरो है और टाइम भी ज़ीरो है, उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी हमारी ज़ीरो ही रहेगी। तो पी नॉट ज़ीरो पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, बिकॉज यहाँ पर n इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए था, लेकिन n ज़ीरो है तो प्रोबेबिलिटी भी ज़ीरो हो गई। हम इक्वेशन 1 एंड 2 को एक साथ लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, पी एन डैश टी विच इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा पी एन टी प्लस लैम्बडा पी एन माइनस 1 टी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, पी नॉट डैश टी विच इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा पी नॉट टी। राइट, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है। तो इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लैम्बडा कैसे बनेगा हमारा, माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू, अभी ये जो माइनस लैम्बडा के साथ पी नॉट टी मल्टीप्लिकेशन में है, इसे अगर लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड में जाएगा, तो पी नॉट डैश टी अपॉन पी नॉट टी, ये बन गया। तो माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू पी नॉट डैश टी अपॉन पी नॉट टी। तो ये बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स लेने पर हमें इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी नॉट डैश टी, मतलब डैश रिप्रेजेंट करता है कि उसका डेरिवेटिव, पी नॉट का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में जो पी नॉट है उसका ही डेरिवेटिव ऊपर है, बरोबर, इनटू डी टी विच इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लैम्बडा डी टी। अभी लैम्बडा तो क्या है, कांस्टेंट है ना, लैम्बडा कांस्टेंट है तो वो बाहर रहेगा, तो उसे हम लोग बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पर ही लिख लेता हूँ मैं लैम्बडा, ठीक है। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट करने पर इसका ही डेरिवेशन है, तो ऐसे जब आता है तो आपको पता है इसका डेरिवेशन क्या होता है, यहाँ पे ऐसे जब
न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर की टर्म का डेरिवेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनता है, तो log ऑफ पी नॉट टी, राइट। और लैम्बडा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या है, टी है, बरोबर, प्लस एक कांस्टेंट टर्म आएगी, सी इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो अभी हम लोग को इस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या आ सकती है, एट अ टी इज इक्वल टू 0 लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 0 बनेगा टी, लॉग ऑफ पी नॉट 0 विच इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा इंटू 0 प्लस सी। अभी पी नॉट 0 क्या है, पी नॉट 0 इनिशियल कंडीशन में अगर देखोगे पी नॉट 0 0 ही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0 ही आएगा। तो 0 इज इक्वल टू एनीथिंग मल्टीप्लाई विथ 0 0 ही आता है, प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, सी इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया सी की वैल्यू। तो पुट करेंगे सी की वैल्यू 0, पुट सी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, इक्वेशन इसे इक्वेशन स्टार कंसिडर करते हैं, तो इसे इक्वेशन स्टार कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा फिर, तो log ऑफ पी नॉट टी विच इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा टी, बरोबर। तो अभी इस लॉग को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के लॉग को हम लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो पी नॉट टी विच इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी बनेगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगा, राइट हैंड शिफ्ट होगा तो, बरोबर। तो पी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन, हम लोग इसे थर्ड इक्वेशन पार्ट देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने पी नॉट की वैल्यू जान ली, अभी ऐसे ही हमें P1 P2 P3 P4 ऐसे इक्वेशंस की वैल्यू जानेंगे, और इनसे हम लोग स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाएंगे। तो वो क्या बन सकता है, तो देखते हैं क्या बनेगा। अजम्पशन से तो आपको पता चलेगा क्या बनेगा, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करके देखते, प्रूव करके भी जान लेते। तो अभी 2 का तो हो गया, इनिशियली कंडीशन n0 की तो हमने निकाली, लेकिन हम लोग अभी n1 लेंगे, तो n1 हम लोग इक्वेशन 2 में नहीं ले सकते, हम लोग n की वैल्यूज तो अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर सकते हैं। तो वही करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो न्यू इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एट n इज इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो p1 डैश टी विच इक्वल्स टू, कैसे बनेगा हमारा इक्वेशन, माइनस लैम्बडा p1 टी प्लस लैम्बडा 1 माइनस 1 0 पी नॉट टी, ऐसे बनेगा। तो माइनस लैम्बडा p1 टी प्लस लैम्बडा pn माइनस 1 टी था ना, तो n की जगह हमने क्या लिया है, 1 लिया है, तो 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0 बनेगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, रिमेंबर। तो इक्वेशन देख के आपको कुछ समझ आ रहा होगा, क्या समझ आ रहा है, तो हमारे पास पी नॉट की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये पी नॉट की वैल्यू, ये देखो यहाँ पर क्या है, ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, वो पुट करेंगे यहाँ पर, पुट पी नॉट टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी इन अबाव इक्वेशन, पुट करने पर क्या बनेगा इक्वेशन, p1 डैश टी। अभी हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं वो, p1 टी एज स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, घाई नहीं करनी है, लैम्बडा इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग पता है, ये जो माइनस लैम्बडा p1 टी है, हमें p1 टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे,
तो ये माइनस है तो वो प्लस बनेगा, P1 टी प्लस लैम्बडा P1 टी, ठीक है। तो इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी आया। तो इसे ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी को कैंसिल करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये P1 टी की टर्म है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग, अगर आप लोग देखोगे तो इसके साथ में कौन सा कोएफिशिएंट है? लैम्बडा है। तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग, ये प्लस लैम्बडा है ना, तो मल्टीप्लाइंग ई रेज टू लैम्बडा टी, मल्टीप्लाइंग ई रेज टू लैम्बडा टी से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग ई रेज टू लैम्बडा टी बाय बोथ साइड, दोनों साइड में ई रेज टू लैम्बडा टी से मल्टीप्लाई। ई रेज टू लैम्बडा टी ही क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, रिमेंबर, अलग पेन से मैं कलर ये करता हूँ। यहाँ पर देखो प्लस ई रेज टू लैम्बडा टी है, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ई रेज टू लैम्बडा टी से, प्लस से। नहीं तो हम लोग मल्टीप्लाई से माइनस से भी कर सकते थे, प्लस से करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये ट्रिक है कि यहाँ पे प्लस लैम्बडा टी है, प्लस लैम्बडा है, इसीलिए ई रेज टू लैम्बडा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेंबर। देन कैसे बनेगा न्यू इक्वेशन फॉर्म? कैसे होगा यहाँ पर देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर ई रेज टू लैम्बडा टी P1 टी प्लस लैम्बडा इंटू ई रेज टू लैम्बडा टी P1 टी विच इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी इंटू ई रेज टू लैम्बडा टी, राइट। तो ई रेज टू प्लस लैम्बडा टी, ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी विल गेट कैंसल। तो अभी बचा क्या? लैम्बडा टी। अभी यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये लेफ्ट हैंड साइड को, ई रेज टू लैम्बडा टी P1 टी प्लस लैम्बडा इंटू ई रेज टू लैम्बडा टी इंटू P1 टी, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये u इंटू वी फॉर्म है, बाय u इंटू वी फॉर्म है किसका? किसका? ई रेज टू लैम्बडा टी इंटू P1 टी का, इसका u इंटू वी फॉर्म है। तो इसे फिर से u इंटू वी फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट और डिफ्रेंशिएट। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट और डिफ्रेंशिएट दोनों करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे कैसे? तो डी बाय डी टी ऑफ ई रेज टू लैम्बडा टी इंटू P1 टी डी टी, बरोबर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे बनेगा। तो अभी इस ये टर्म को नेक्स्ट फॉर्म कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो इसको अभी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ये u इंटू वी फॉर्म है ना, तो इसे डिफ्रेंशिएशन की टर्म में लिखेंगे। डिफ्रेंशिएशन की टर्म में लिखने के बाद हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट डी बाई डी टी लिखते हैं ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ ई रेज टू लैम्बडा टी इंटू P1 टी डी टी विच इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग ऑफ लैम्बडा डी टी। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों कैंसिल ईच आउट हो जाएगा, तो ये टर्म एज इट इज है, ई रेज टू लैम्बडा टी इंटू P1 टी विच इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो लैम्बडा तो कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो टी प्लस सी टर्म कांस्टेंट आएगी, तो एट टी, सी को ज़ीरो करने के लिए एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो करने पर ई रेज टू लैम्बडा ज़ीरो इंटू P1 ज़ीरो विच इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू ज़ीरो प्लस सी। तो एनीथिंग रेज टू ज़ीरो क्या होता है? एनीथिंग रेज टू ज़ीरो 1 होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल में 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। और यहाँ पे P1 ज़ीरो क्या है? इनिशियल कंडीशन में, P1 ज़ीरो n ज़ीरो था तो 1 था,
तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, 0 ही आएगा, 0। ये 0 बनेगा, इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। तो सी फिर से 0 बन गया। पुट करेंगे इसमें वैल्यू, इसमें सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ई रेस टू लैम्बडा टी इंटू P1T इज इक्वल टू लैम्बडा टी प्लस 0। तो ये निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। तो अभी P1T की वैल्यू चाहिए, तो ये ई रेस टू लैम्बडा टी है लेफ्ट हैंड साइड में, इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में जाएगा। तो डिवाइड करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो P1T इज इक्वल टू ई रेस टू क्या है, लैम्बडा टी है ना, लैम्बडा टी इंटू ई रेस टू लैम्बडा टी जाएगा। तो इसे हम लोग न्यूमरेटर में लिखे, न्यूमरेटर में लिखते हैं इसे, लैम्बडा टी इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। मतलब कोई टर्म अगर एक्सपोनेंशियल में है, यहाँ पर लैम्बडा टी है ऐसे, तो इसकी जो न्यूमरेटर में जाएगी तो वो नेगेटिव बन जाएगी, उसकी पावर नेगेटिव बन जाएगी। ये तो आपको पता ही होगा, बरोबर ना, ये सिंपल कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या बनेगा, P1T की वैल्यू क्या आ गई, लैम्बडा टी इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, बरोबर। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 एट n इज इक्वल टू 1 पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, P1T इज इक्वल टू लैम्बडा टी इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। अभी एट फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही हम लोग अभी n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो P2T विच इक्वल्स टू P2 डैश टी। हाँ, इक्वेशन 1 कैसे है, माइनस लैम्बडा P2T प्लस लैम्बडा Pn-1T था। तो अभी n की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। तो इन प्लेस ऑफ n अगर 2 पुट किया तो 2 माइनस 1 क्या बन गया, 1। तो यहाँ पर क्या आएगी 1, वेट P1T, राइट। अभी इसी से आप ऑब्जर्व करोगे तो वी नो द P1T। P1T क्या है, लैम्बडा टी इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। डेरिवेशन का फ्लो देखो आप कैसे सेम रिपीट हो रहा है। P1T की वैल्यू पता है, वो पुट करेंगे इक्वेशन 4 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 पुट P1T इन अबाव इक्वेशन। तो कैसे बनेगा, P2 डैश टी इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा P2T प्लस लैम्बडा इंटू लैम्बडा टी इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। ओके, तो लैम्बडा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर, स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं। और हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप इसके आगे का, ये जो माइनस लैम्बडा P2 है, P2T है, इसे राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो वो ऐड होगा। तो P2 डैश टी प्लस लैम्बडा P2T विच इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर टी ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। ओके, तो कुछ ऐसा बनेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो लैम्बडा टी है यहाँ पे क्या है, प्लस लैम्बडा है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ई रेस टू लैम्बडा टी, वी गेट क्या हमें मिलेगा, तो ई रेस टू लैम्बडा टी इंटू P2 डैश टी प्लस लैम्बडा इंटू ई रेस टू लैम्बडा टी P2T विच इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर टी इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी इंटू ई रेस टू लैम्बडा टी। अगेन माइनस लैम्बडा टी प्लस लैम्बडा टी कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा इतना ही। और ये फिर से वही डिफ्रेंसिएशन का फॉर्म है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाय डी टी ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन ई रेस टू लैम्बडा टी इंटू P2T का डिफ्रेंसिएशन, डिफरेंशियल फॉर्म है u इंटू वी, बरोबर ना, यही फॉर्म है, इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर टी बच गया।
तो इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो कैसे करेंगे? इंटीग्रेटिंग डी बाय डी टी ऑफ ई रेज टू लैम्बडा टी पी टू टी डी टी विच इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर है ये, लैम्बडा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। ओके, यहाँ पे टी है तो टी का इंटीग्रेशन होगा बिकॉज वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टी। नाउ see here, integration differentiation will get cancelled, this term will come as it is, e raised to lambda t into p to t which equals to lambda square तो कांस्टेंट है, ऐसे आएगा। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 होगा प्लस c इज अवर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी हमारे जो बीएससी में मैम थी उन्होंने कहा था कि हर टाइम लिखना है सी इज़ अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो आप लिखो, मेंशन करो सी इज़ अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी लिखो आप, मैंने नहीं लिखा फर्स्ट थर्ड इक्वेशन के इसमें, सी की वैल्यू यहाँ पर भी लिखो, सी इज़ अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अच्छी आदत है डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप लिखना। एक माइंड में स्ट्रैटेजी बनती है, मैप बनता है, कैसे कैसे एक एक स्टेप बनते जाएगा, क्रिएट होते जाएगा। तो यहाँ पर हमें P2 की वैल्यू मिल जाएगी, P2 t इज इक्वल टू, अभी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो एट अ टाइम t पे, एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 में c की वैल्यू क्या बनेगी? c की वैल्यू 0 ही बनेगी। आप कैलकुलेट कर सकते हो, अभी मैं नहीं कर रहा, डायरेक्टली समझ लो आप कि सब टी की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही बन जाएगा, पूरा इक्वेशन 0 ही बन जाएगा, तो सी की वैल्यू 0 ही आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, इक्वेशन P2T क्या बनेगा? P2T इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर। सिंपली देखो यहाँ पर ये जो ई रेज टू लैम्बडा टी है ना, ई रेज टू लैम्बडा टी, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को हम लोगों ने यहाँ पे कैसे लिया था? न्यूमरेटर में लिया था। इसे न्यूमरेटर में लेंगे तो ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी बनेगी, ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी लैम्बडा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2, ये फॉर्म बनेगी। P2 का इक्वेशन बनेगा, P2T का इक्वेशन बनेगा। तो इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 5 कंसिडर करेंगे। और एक इक्वेशन निकालेंगे टू नो द जनरलाइजेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 n इज इक्वल टू 3। हम लोगों ने n इज इक्वल टू 2 पुट किया ना, तो यहाँ पर लिखे थे n इज इक्वल टू 2 के लिए ये हमें इक्वेशन मिल गया। तो अभी n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? तो सिंपली इक्वेशन 1 में 3 पुट करेंगे, पी टी 3 डैश टी इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा पी 3t प्लस लैम्बडा पी n माइनस 1t है ना, तो यहाँ पे n की जगह 3 आएगा तो क्या बनेगी वैल्यू? P2T बनेगी, P2T। तो कैसे लिखेंगे इसे? वी नो द वैल्यू ऑफ P2T, हमने अभी निकाली थी, क्या थी वैल्यू P2T की? तो ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी इंटू लैम्बडा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2। तो लिखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, पुट करेंगे ये वैल्यू। तो अभी पुट P2T इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी लैम्बडा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 इन अबाव इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी गेट क्या मिलेगा हमें? तो P3 डैश T इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा P3T प्लस लैम्बडा इंटू ई रेज टू लैम्बडा टी माइनस लैम्बडा टी इंटू लैम्बडा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2। इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये लैम्बडा इंटू लैम्बडा स्क्वायर है वो लैम्बडा क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर की एडिशन होती है, बरोबर ना? तो वही करेंगे हम लोग, और इसे जो है ये जो माइनस लैम्बडा P3 है, P3T है, इसे राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस बन जाएगा कि P3 डैश टी
प्लस लैम्बडा p3t विच इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू ई रेज टू लैम्बडा क्यूब यहाँ पे रखता हूँ, नहीं यहाँ पे शुरुआत हम लोग इससे करते हैं, ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी इंटू लैम्बडा क्यूब टी स्क्वायर बाय 2। पता है क्या करना है, अभी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग किससे करेंगे, ई रेज टू प्लस लैम्बडा टी, ई रेज टू प्लस लैम्बडा टी बाय बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, ई रेज टू लैम्बडा टी इंटू p3 डैश टी प्लस लैम्बडा इंटू ई रेज टू लैम्बडा टी p3t इज इक्वल टू लैम्बडा क्यूब टी स्क्वायर बाय 2 इंटू ई रेज टू माइनस लैम्बडा 3 इंटू ई रेज टू लैम्बडा टी। मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म कैंसिल होगी, सिंपली इक्वेशन वही बनेगा फिर से। तो ये क्या है, इक्वेशन किस फॉर्म में है, तो ये डी बाई डी टी का फॉर्म है, यू इंटू वी फॉर्म। तो ई रेज टू लैम्बडा टी p3t डी टी का ये यू इंटू वी फॉर्म है विच इक्वल्स टू लैम्बडा क्यूब टी स्क्वायर बाई 2। अभी इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ ई रेज टू लैम्बडा टी p3t डी टी विच इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, लैम्बडा कांस्टेंट है तो लैम्बडा क्यूब बाहर आएगा, 2 भी कांस्टेंट है तो 2 भी बाहर आएगा, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। ओके, नाउ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन विल गेट कैंसल, ये टर्म एज इट इज आएगी, ई रेज टू लैम्बडा टी p3t डी टी इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट टर्म है एज इट इज, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाय 3, मतलब पावर ऐड होती है ना, 2 स्क्वायर प्लस 1 होगी और वही पावर डिनोमिनेटर में जाती है। तो सिमिलरली प्लस एक सी लेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, नाउ एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 सी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, राइट। नाउ तो हमें यहाँ से p3t मिलेगा, p3t क्या मिलेगा, ये कैंसिल होगा तो यहाँ डी टी की लिखा, तो क्या मिलेगा p3t, इसको अभी ये मल्टीप्लाई में है तो इसे यहाँ पे डिवाइड में शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगा, लेकिन इसे हमें न्यूमरेटर में लिखना है तो इसकी पावर माइनस करेंगे, तो ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी इंटू लैम्बडा क्यूब टी क्यूब 3 2 6 प्लस सी। अभी ये इक्वेशन नंबर कौन सा बनेगा हमारा, इक्वेशन नंबर बनेगा हमारा 6 समथिंग ना, 6 इक्वेशन बनेगा, यस इक्वेशन नंबर 6। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू थी 3। तो हम लोग इक्वेशन 3 से, तो आप देखो अभी इक्वेशन नंबर 3 से फिर से एक बार लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 किससे रिप्रेजेंट करता था, तो पी नॉट को, तो पी नॉट टी की वैल्यू क्या आ गई थी, देखो पी नॉट टी ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी आ गया था, ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी, इक्वेशन नंबर 3 था ये, बरोबर। फिर इक्वेशन हमने P1 के लिए निकाला था, P1 के लिए क्या आ गया इक्वेशन, ई रेज टू लैम्बडा टी इंटू ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी इंटू ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी, इक्वेशन नंबर 4 था ये। P2t के लिए इक्वेशन क्या आ गया था, लैम्बडा टी द होल स्क्वायर अपॉन बाय 2 ना, होल स्क्वायर बाय अपॉन ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी, लैम्बडा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन नंबर 6 हमने अभी निकाला था, क्या था वो, लैम्बडा क्यूब टी क्यूब बाय 6 इंटू ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी, इक्वेशन नंबर 6। तो इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 4 5 एंड 6 से, एंड इक्वेशन 6 से वी गेट, क्या हमें समझता है, आप ऑब्जर्व करो,
अगर हम लोग ऐसे ही आगे 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 बढ़ते रहे तो हमें यही फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिलेगा, यही फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनेगा। तो इसे हम लोग इन जनरल कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो, इन जनरल, इन जनरल पी एंड टी विच इक्वल्स टू लैम्बडा टी रेज टू एन। यहाँ पे 3 है तो यहाँ की पावर भी 3 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे पावर भी 2 है, अपॉन एन फैक्टोरियल। अभी एन फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1, तो 2 ही आएगा। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 3 टू ज़ा 6 इंटू 1 6। तो यहाँ पर देखो 6 ही है। तो मतलब ऐसे ही, मतलब एन फैक्टोरियल इंटू ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी सब में कॉमन है, बरोबर। तो ये जनरल फॉर्म बन गया, बरोबर ना। और इस जनरल फॉर्म में एन की वैल्यूज़ कहाँ से है, 0 से 1 से 2 से अप टू 3, यहाँ से आगे भी लाएंगे तभी ऐसे ही फॉर्म बनेगा जनरल फॉर्म। मतलब हमारा जो एन है फॉलो कर रहा है क्या, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर, कौन से पैरामीटर, लैम्बडा इंटू टी, लैम्बडा टी पैरामीटर विथ पैरामीटर लैम्बडा टी। अगर आप ध्यान से देखें तो सभी में एक कॉमन पैटर्न दिखाई देता है, सभी में एक कॉमन पैटर्न दिखाई देता है। उसी पैटर्न को हम लोग जनरलाइज करने पर हमें यह स्टैंडर्ड फार्मूला मिलता है। हमें जो ये स्टैंडर्ड फार्मूला मिला, जो हमने लिखा, तो वो फॉलो करता है एन, वहाँ जो एन है, ये जो एन फॉलो करता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्बडा, जहाँ पर हमारा एन की वैल्यू 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। तो एन क्या है, हमारा रैंडम वेरिएबल है। इसी प्रकार हमने प्रूव किया कि यदि अराइवल्स पूरी तरह रैंडम हो, अराइवल्स पूरी तरह रैंडम हो, तो किसी फिक्स टाइम इंटरवल टी में, टी आने वाले किसी फिक्स टाइम इंटरवल टी में आने वाले कस्टमर्स की संख्या, कस्टमर्स का नंबर, नंबर ऑफ कस्टमर्स पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, जिसका पैरामीटर लैम्बडा टी होता है। फिर से एक बार कंक्लूजन में बताता हूँ। तो हमने ये प्रूव किया कि यदि अराइवल्स पूरी तरह, अराइवल्स अगर रैंडम हो, तो किसी फिक्स टाइम इंटरवल टी में नंबर ऑफ कस्टमर्स पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। नंबर ऑफ कस्टमर एन, नंबर ऑफ कस्टमर फॉलोज पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर lambda into t, right? This is our proof of arrival distribution theorem.